सारण की धरती से राकेश सांडिल्य का आपको नमस्कार है। बंधु, कल पिछले वीडियो में थोड़ा सा समय कम था और अधूरी जानकारी उपलब्ध हो पाई, इसलिए कुछ बातें स्पष्ट नहीं हो पाई थी और कुछ केस नंबर एलपीए नंबर कल नहीं मिल पाया था, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, इसलिए स्पष्ट नहीं हो पाया था, जिसको मैं आज चल रहा हूँ कुछ और स्पष्ट करने उस पर। देखिए, कल मैंने जो चर्चा किया था शंभू शरण सिंह का केस का 17/372/2017, ये केस वास्तव में ईपीएफ से संबंधित डायरेक्ट नहीं था। ये केस लोकहित याचिका का एक केस था, जिस केस का सपोर्ट दे करके और इस केस में ऑर्डर हुआ था। ये डायरेक्ट ईपीएफ का केस नहीं था, ये लोकहित याचिका केस था और इसी के सपोर्ट दे करके ऑर्डर में भी ये जिक्र है, इसके ऑर्डर में ये जिक्र है कि इसके सपोर्ट से ये केस में ऑर्डर मिला था। मेनली ईपीएफ से संबंधित 2 केस मेरे सामने आज मिला, कल नहीं मिल पाया था, जिसका मैं चर्चा कर रहा हूँ। लखनलाल निषाद जी जो मीनापुर मुजफ्फरपुर के हैं, उनके नाम से एक केस हुआ था 23/592 जो 2019 का केस है, 2019 का केस है लखनलाल निषाद, और एक केस उनका 22/335, ये भी 19 का ही केस है। ये दोनों केस ईपीएफ से संबंधित था, जिसमें अवमानना का भी केस ये लोग किए थे, जिसका चर्चा मैं कल किया हूँ। इस केस में ऑर्डर हुआ था 29 जनवरी 20 को। 29 जनवरी 20 को ये ऑर्डर हुआ और उस समय इसी के केस से संबंधित एलपीए में सरकार, जिसका एलपीए नंबर है 676/2021-20 में हुआ और ये 21 में ये 20 में ऑर्डर हुआ। इसके बाद ये लोग अवमानना का केस किए, अवमानना चला, अवमानना में भी आदेश हुआ, तब तक करते करते 1 साल पूछ गया। समय था एलपीए में, अवमानना के आधार पर एलपीए में गई थी सरकार, जो 21 में गई, जिसमें इसमें तो सरकार और सेंट्रल ईपीएफओ कमिश्नर और क्षेत्रीय ईपीएफओ कमिश्नर भी पार्टी थे सरकार के साथ। लेकिन इसमें इस अवमानना में संभवतः या फिर इसमें लखनलाल निषाद संजीव जी और ईपीएफओ क्षेत्रीय कमिश्नर भी पार्टी बन गए। ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। इसका कारण है कि सितंबर 23 में सभी क्षेत्र, कल जैसे मैंने चर्चा किया था कि सभी डीओ के पास लेटर आया था कि वास्तविक तिथि से इनके मूल वेतन पर ईपीएफ की कटौती के लिए एक लेटर आया था, जिसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। यही ये केस है। अब ये तो केस, इसके सपोर्ट से निषाद जी केस जीते, 2 केस में इनका मिला करके ऑर्डर हुआ था और इसके बाद अवमानना में गए, जब नहीं हुआ तो लागू, जब नहीं हुआ तो अवमानना में गए। तब तक सरकार धरफड़ी में बीच में लागू कर दी, लेकिन 15,000 पर लागू की 20 में। और यही अवमानना के बाद, अवमानना में पुनः जब ऑर्डर हुआ तो उसी के खिलाफ 21 में एलपीए में सरकार गई हुई थी, जिस एलपीए की अभी चर्चा हो रही है। अब मुख्य चीज़ एलपीए नहीं है, मुख्य चीज़ ये भी नहीं है, मुख्य चीज़ इस केस पर फोकस करना है 23/592 कि आखिर इसमें ऑर्डर क्या था। आज पकड़ते पकड़ते मैं गया तो वहाँ जा कर के पकड़ाया, इस केस से भी कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया
कि ऑर्डर क्या था, मूल रूप से गोल मटोल ऑर्डर मिल रहा था। लेकिन इससे जाकर के मेन पकड़ में हमको आया, सरकार ने कोर्ट में ये एक्सेप्ट की थी, सरकार ने माना कि लागू है, नियोजित शिक्षक तथा पुस्तकाध्यक्ष पर ये ईपीएफ लागू है, लेकिन क्रियान्वयन में कुछ कमी है, सरकार एक्सेप्ट किया था। तो कोर्ट का आदेश उसी में आया कि ईपीएफ एक्ट 1992 के तहत लाभ मिलना चाहिए, यह लाभ उनकी वास्तविक नियुक्ति तिथि से मिलना चाहिए, न कि बाद के किसी तिथि से। सरकार ने जिक्र किया होगा कि मैंने 1 सितंबर 2020 से लागू किया है, तो उसी अवमानना के केस में ऑर्डर हुआ होगा। तो ये सरकार स्पष्ट रूप से कोर्ट सरकार को ये फटकार लगाते हुए आदेश मिला था कि ईपीएफ एक्ट 1952 के तहत लाभ मिलना चाहिए इनको, यह लाभ उनकी वास्तविक नियुक्ति तिथि से मिलना चाहिए, न कि बाद के किसी तिथि से। अब आ जाइए कि मेन एक्ट क्या कहता है। मैंने इसके बाद जाकर के आज थोड़ा सा बहुत समय निकालना पड़ा, चूँकि आज रविवार था इसलिए समय मिल गया, तो फिर मैंने जाकर के ईपीएफ एक्ट 1952 को देखा और वहाँ से मूल बातें कलेक्ट मैंने किया, तो मुझे जाकर के क्लियर हुआ। बहुत माथापेची करना पड़ा, लगभग 3-4 घंटा इस पर आपके लिए समय देना पड़ा, तब जाके मेन ये सब एक जगह से देखा जाता था तो एक जगह क्रॉस कर जाता था, तो पकड़े। तो 1952 एक्ट में धारा 2B कहता है, मूल वेतन की परिभाषा देता है कि मूल वेतन जो है बेसिक प्लस डीए, यही मूल वेतन को परिभाषित करता है, यानी बेसिक और प्लस डीए। हाई कोर्ट का निर्णय स्पष्ट रूप से था उसमें कि मनमानी नहीं चलेगी। सरकार को फटकार लगाते हुए स्पष्ट रूप से उस ऑर्डर में ये मिला है हमको कि मनमानी नहीं चलेगी। ठीक है, अब इस ऑर्डर के बाद जो है सो सरकार तिल मिला करके एलपीए 676/21 में एलपीए में गई थी, वही एलपीए है जिसका चर्चा हो रहा है। सरकार ने आज से 3 दिन पहले अपने एलपीए को अपनी स्थिति जान करके और भाप कर करके और एलपीए अपना वापस ले ली। तो एलपीए वापस ले ली, इसका मतलब है कि ये केस पर जो 23,592 और 22,335 केस के मिला करके और अवमानना मुख्य रूप से इसी पर 22,335 पर अवमानना किए थे लखनलाल निषाद जी, और इन्हीं के केस के आधार पर जो ऑर्डर था, तो अवमानना में ऑर्डर क्या होगा, अवमानना में ऑर्डर होगा कि इन दोनों में जो ऑर्डर है उसका पालन, तबे न एलपीए में सरकार गई। तो अब यहाँ से घिसक करके आप आइए अवमानना के केस में, अवमानना में, तो अवमानना से एक सीढ़ी फिर पीछे चलिए, तो यह स्पष्ट होता है कि ये 23,592 में ऑर्डर क्या था और उस ऑर्डर का पालन अब सरकार को करना पड़ा। चूँकि एलपीए वापस ले ली है तो सरकार को हर हाल में इस केस के ऑर्डर का अनुपालन करना पड़ेगा, जिसमें यही चीज़ जाकर के मुख्य चीज़ मिला कि ईपीएफ एक्ट 1952 के तहत देना है और मूल वेतन की समीक्षा की गई है, उसमें डीए बेसिक और प्लस डीए। और हाई कोर्ट ने स्पष्ट रूप से उसमें फटकार लगाते हुए सरकार को बोला था कि मनमानी नहीं चलेगी। अब आइए थोड़ा सा यहाँ एक चीज़ कन्फ्यूजन हो जा रहा है। कन्फ्यूजन ये पैदा हो रहा है कि आपको 2001-7-15 से बेसिक का प्लस डीए का चर्चा तो आपको आया होगा 1-7-15 को, तो क्या 1-7-15 से मिलेगा? चूँकि 52 में बेसिक और प्लस डीए को मूल वेतन जो है सो कर रहा है, तो इस नियम के तहत क्या 1-7-15 से मिलेगा? तो 1-7-15 से मिलेगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या, दूसरा क्वेश्चन 1 सितंबर
2020 को जिस दिन से आपका 15,000 रुपया पर जो कट रहा है, अगर जिसका 15,000 से ऊपर है उसका तो ठीक है, लेकिन किसी का अगर 15,000 इस डेट को 15,000 से अगर नीचे था, उस केस में क्या होगा? क्या 15,000 पर कटेगा, क्या मूल वेतन पर कटेगा? थोड़ा सा ये सस्पिशन वाली बात है, तो यहाँ आइए इस चीज़ को स्पष्ट कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू सैलरी एक्ट और अकॉर्डिंग टू 1952 EPF एक्ट के तहत मैंने जाकर के तहकीकात किया तो आया, और इसमें हम तो बोले थे कल की गणना करके दिखाएंगे, लेकिन उतना समय नहीं मिल पाएगा। और गणना से ज़रूरी ये है, गणना तो आप भी कर लीजिएगा, गणना से ज़रूरी यहाँ कन्फ्यूजन दूर करना है। अब देखिए यहाँ नियम ये है कि अगर आपका 1 सितंबर 2020 से अगर लागू हुआ है 15,000 पर, सॉरी हाँ 1 सितंबर, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा 1 सितंबर से हुआ है कि 1 जनवरी से हुआ है, आप हो सकता है मैं कंफ्यूजन में हूँ, देख लीजिएगा। चाहे जिस दिन से लागू हुआ है 15,000। दूसरा, आपको वेतनमान जो मिला वो 1/7/2015 से मिला। तो 2015 से मिला तो क्या पहला सवाल यही क्रिएट हुआ था कि क्या इसी दिन से मिलेगा? तो जी नहीं, इसी दिन से आपको नहीं मिलेगा, ये इसके पीछे से चलना पड़ेगा। मैंने कितनी बार आपको चर्चा किया है अपने वीडियो के तहत कि सैलरी मीन्स बेसिक चीज़ होता है, बेसिक सैलरी होता है। इसके बाद जो मिलता है उसको DA बोलते हैं, डियरनेस अलाउंस जो भी होता है उसको बोलते हैं। तो चूँकि आपको DA नहीं मिल रहा था, कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों चीज़ ही बेसिक में बेसिक और DA दोनों मिले तभी आपका बेसिक होगा, तभी आप पर ये नियम लागू होगा, ऐसी बात नहीं है। और वेतनमान होगा वही होगा, ऐसी बात नहीं है। कहने का मतलब है कि उसमें इस 1952 एक्ट में कहीं भी मानदेय शब्द का जिक्र नहीं है, मानदेय का जिक्र नहीं है। इसका मतलब जो आपको मिल रहा था 9,000 मिल रहे हैं, 4,000 मिले, 18,000 मिले, जो मिले वही आपका बेसिक सैलरी हो जाएगा। और उसी बेसिक सैलरी पर आपको पीछे से सरकार को दे होगा। अब एक चीज़ और, यहाँ दूसरा क्वेश्चन जो क्रिएट हुआ था उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि क्या जिस दिन आपको ये लागू हुआ, ठीक, ये 15,000 जिस दिन लागू हुआ उस दिन एक तो सीमा है 15,000, तो कुछ केस में हो सकता है आप में कि 15,000 से कम भी किसी का हो, कुछ का 15,000 से ज़्यादा हो। उस परिस्थिति में क्या होगा? तो 15,000 से ज़्यादा होगा तो आपको 15,000 पर जितना दिन नहीं कटा हुआ है उतना दिन सरकार को जमा करना पड़ेगा। दूसरा, अगर कम भी हो रहा है तो 15,000 पर नहीं, कम पर ही होगा आपका कैलकुलेशन। दो चीज़ समझ लीजिए। अब आ जाइए कि आगे होगा क्या। एक चीज़ अभी भी मैं कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 3 और 5 वाले के लिए जो 1,500 रुपया था वहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन आप अपना डेट निश्चित ही सरकार के तरफ से एक फॉर्म निकलेगा, इतना जल्दी नहीं हो जाएगा, इसमें 1-2 साल समय लगेगा, कैलकुलेशन में लंबा समय है, फिर से आपका वहाँ से फिक्सेशन करके चलना पड़ेगा। सरकार तो यही चाहेगी कि हम 1/7/2006 से दें, जिस दिन से 4,000 और 5,000 का चर्चा है उस दिन से होना भी यही चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन आप उस फॉर्म में जिक्र अपना
3-5 वाले शिक्षा मित्र में जिस दिन ज्वाइन किए हैं 3 में या 5 में, उस फॉर्म में उस डेट का डेट ऑफ ज्वाइनिंग दीजिएगा। अभी नहीं भी मिलता है तो भविष्य में फिर बहुत काम करेगा वो। अब चलिए कि 4000 और 5000, 4000 पर कैलकुलेशन देख लेते हैं। वहाँ से तो आपको लेकर के आएगा 4000 पर। 4000 का पहला 12% सरकार का बन रहा है और 12% आपका बन रहा है। यहाँ 2 नियम है। सबसे पहला नियम ये है कि सरकार को तो 12% भरना पड़ेगा, उस दिन से कैलकुलेशन होगा, और प्लस इंटरेस्ट के साथ, चूँकि ये आपका काम नहीं है इंटरेस्ट वसूलना, ये ईपीएफ ऑफिस का काम है, जिम्मेवारी है, सरकार उनसे इंटरेस्ट के साथ वसूल लेगी। दूसरा, आपके केस में क्या होगा, तो आपके केस में आपके ऊपर है, आपकी अगर सहमति होगी कि नहीं मेरा 12% पर कटे, तो आपको भी इंटरेस्ट के साथ 4000 का 12% देना पड़ेगा विथ इंटरेस्ट। अगर नहीं सहमत हैं तो कह दीजिए कि नहीं हमको जमा नहीं करना है। लेकिन क्यों जमा नहीं कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा कर कर के कटौती कर दीजिएगा तो लास्ट में एक लंबा आ जाएगा। ये ऑप्शन है, विकल्प है, आप चाहें तो अपना जमा कर सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन ये एक फंड है, 12% ये टूटेगा, इंटरेस्ट तो लगेगा जितना दिन यहाँ आकर के आपको एक साथ 15 को, हाँ 15 तक के पहले, अभी नहीं कि कोई नहीं सोच लीजिएगा कि 4000 पर होगा का उस दिन तक, जी नहीं, ये प्रारंभिक मैंने चर्चा किया है। उसके बाद आपका 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 9 हुआ, 12 हुआ, 14 हुआ, 15 के नीचे जो था उस आधार पर, उस अमाउंट पर कैलकुलेशन किया जाएगा। और इसके बाद 15 के बाद चूँकि 15 के बाद नहीं, देखिए हम कंफ्यूज कर रहे हैं, यहाँ गलत बोल रहे हैं। 2020 में जिस दिन 15000 पर कटौती शुरू हुआ है, तो मान लीजिए कि अगर उस दिन आपका 25000 था तो 25 में से 15000 पर तो आपको सरकार के द्वारा दे दिया गया, आपके द्वारा दे दिया गया है। लेकिन 10000 पर फिर 12% आपको सरकार पुनः इंटरेस्ट के साथ आपके ईपीएफ में जमा करेगी, और प्लस 12% आपको भी इस पर 12% आपके सैलरी से भी काटा जाएगा विथ इंटरेस्ट। अगर आप चाहें तो ये काम ईपीएफ ऑफिस का है, ईपीएफओ का है, और ई कलेक्शन करना उसकी जिम्मेवारी है और वो करेगा। रही बात आपके केस में, आपके तरफ से सहमति होगा तब आपका काटेगा, लेकिन नियोक्ता के तरफ से तो वो वसूल लेगा। चूँकि यहाँ वो भी पार्टी है, इस केस में आपके साथ वो भी पार्टी है, तो वो तो कलेक्शन कर लेगा सरकार से। रही बात आपको रिलीफ इसमें है, इस केस में आपको 52 में ये आपको रिलीफ है कि आप चाहें तो कटवा सकते हैं, नहीं चाहें तो नहीं कटवा सकते हैं, ये आपका निजी मामला है। अब आगे आइए, इस पर एक चर्चा मैंने किया कि 3-5 वाले अपना नियुक्ति तिथि 3 और 5 ही देंगे। चूँकि अभी मैंने बोला कि एक फॉर्मेट उसका निश्चित आपको मिलेगा, सबको फॉर्म भर करके सबका डिटेल्स लेना पड़ेगा, पुनः सबका फिक्सेशन होगा। उस दिन से थोड़ा सा लंबा काम है, लंबा चलेगा ये, और समय भी इसमें लग सकता है, लेकिन आपको तत्पर रहना पड़ेगा इसके लिए। अब तो हमको नहीं लगता है कि इसमें और कुछ बचा है चर्चा करने के लिए। अब आइए एक चीज़ धरना प्रदर्शन पर कर देते हैं। देखिए बहुत लोग नियोजित को हटा दिया जाएगा पंचायत से हैं, अभी भी लोग कन्फ्यूजन में हैं कि हटा दिया जाएगा। इस पर थोड़ा सा चर्चा हम कर देते हैं। एक चीज़ और आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अफकोर्स आज से 1.5 महीना पहले मैंने बिहार राज्य नियोजित शिक्षक ग्रुप, जिसका क्रियान्वयन मैंने किया था, बहुत मेहनत किया था मैंने पूरे 38 जिला में, उसको फैलाने में
लोगों को जोड़ने में, लेकिन मैंने 1.5 महीना पहले उस सभी ग्रुप से बाहर हो गया अपने आप से, स्वेच्छा से। और एक दूसरा ग्रुप है नियोजित शिक्षक की आवाज़, जो भी निष्पक्ष तरीक़ा से चाहते हैं इस ग्रुप में जुड़ना, तो वो कृपया मैसेज करेंगे। मेरा नंबर है 82 10 89 39 33, उनको जोड़ लिया जाएगा। लेकिन जिनको स्वेच्छा से जो जुड़ना चाहेंगे उन्हीं के लिए है ये, नहीं तो जो जहाँ है अपना खुशी से अपने मुहिम में आप लोग लगे रहिए, खींचातानी नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए, थोड़ा सा इस पर देख रहे हैं कि अखबार का कटिंग बहुत वायरल हो रहा है। नियोजित शिक्षकों ने दिया धरना, वाह रे नियोजित शिक्षक, और वाह रे विशिष्ट शिक्षक, और वाह रे क्या कहते हैं राजकर्मी। कैसा राजकर्मी कि दूसरे के पल्लू के पीछे छुप कर के आंदोलन करना पड़ रहा है। पैकिंग अंदर दूसरा है और सील मोहर दूसरा है। मोहर लगा हुआ है नियोजित का और मांग धरना हो रहा है विशिष्ट का। सारी मांगे उसमें देखिए विशिष्ट का है, नियोजित से संबंधित नाम मात्र का भी नहीं है, लेकिन बैनर लगा था नियोजित का। इससे समझ में आ रहा है कुछ, इससे समझ में आ रहा है कि जब तक आप 2020 नियमावली के तहत हैं, आपका बाल बाका कोई नहीं कर सकता है। और एक शब्द हमको याद आया कि नियोजित केवल नाम अपारा, सुमेरी सुमरी नर उतर ही पारा। तो देख लीजिए, आपका नाम लेकर के लोग भवसागर पार कर रहे हैं और आप घबरा करके सोच रहे हैं कि हमको विशिष्ट बन जाना चाहिए। वाह रे, इतना क्षमता नहीं है, राजकर्मी बन ही गए हैं, तो नियोजित की जगह अगर मांग था तो आप विशिष्ट क्यों नहीं लगा दिए, बीपीएससी क्यों नहीं लगा दीजिए, विद्यालय अध्यापक क्यों नहीं लगा दीजिए। एक आप ही का लाठी इतना मजबूत है कि आपके लाठी के सहारे लोग नैया पार कर रहे हैं, खेव रहे हैं। और उसमें जितना भी हम फोटो देखे हैं या हमको जितना लोग बताया है, एक भी नियोजित नहीं थे उसमें, लेकिन बैनर लगा था नियोजित का। कैसा विशिष्ट और कैसा ये पद सरकार आपको दिए और कैसा टोपी पहना करके चले गए पाठक जी कि अपना नाम लेने में भी शर्म लग रहा है। कम से कम आपका नाम तो गर्व से लोग ले रहा है नियोजित। इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइए, जहाँ है बने रहिए। और आने वाला समय में अनुमान कर रहे हैं कि आपको ये चीज़ तो क्लियर इतना जल्दी नहीं होगा, समय लगेगा। हो सकता है कि 1-2 साल इसमें समय लग जाए। और आगे भी 1-2 गुड न्यूज आपको हो सकता है, कन्फर्म मैं नहीं कहूँगा, इसलिए कि सरकार का मिजाज कब बदल जाए, छने छने बदलते रहता है। हो सकता है कि 1-2 न्यूज, अच्छी न्यूज आपको मिले। बस इन्हीं शब्दों के साथ आज वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।